हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? मज़े में हो ना? तो चलो, मज़े में हो तो मज़े मज़े में पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट हिस्ट्री का टॉपिक, जिसका नाम है टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। तो चलो इसको शुरू करते हैं। टाइम को वेस्ट क्या करना है बिना मतलब का इंट्रो देकर। तो देखो, फरवरी 1922 का समय है। इस वक्त महात्मा गांधी अचानक से बोलते हैं कि भैया जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अभी चल रहा है उसको बंद कर दो। सब लोग हक्का बक्का, भैया ये क्या हो गया? महात्मा गांधी पगला गए कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो बच्चा लोग, क्या होता है कि अब उन्होंने सोचा कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, इसके वजह से काफ़ी जगह हमें ये जो मूवमेंट है, ये जो स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं, ये वायलेंट का रूप ले रहा है। वायलेंट मतलब हिंसा, यानी मारपीट, दंगे फसाद का रूप ले रहा है बहुत जगह पर। और ये जो सत्याग्रही लोग हैं जो कि इस मूवमेंट में शामिल है, उनके पास अभी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग नहीं है। ठीक, तो उन्हें हमें प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वे लोग अच्छे से मास स्ट्रगल के लिए तैयार हो जाए। ओके। अब कांग्रेस के अंदर में बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो कि अब इस मास स्ट्रगल के नाम पर थक चुके थे। अब वो किसी भी तरह का स्ट्रगल वगैरह नहीं करना चाहते थे। तो वे क्या करना चाहते थे? आराम करना चाहते थे क्या? नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं क्या होता है। अब वे लोग चाहते थे कि प्रोविंशियल काउंसिल का इलेक्शन जो होने वाला है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक, अब ये प्रोविंशियल काउंसिल क्या है, मतलब चाहते थे कि विधायक वगैरह बने। अब समझ गए होगे, एमएलए वगैरह बनने की अब वो लोग सोच रहे थे। अब ये जो प्रोविजनल काउंसिल का ये जो सिस्टम था, ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 से। ठीक, अब दे फेल्ट, अब उनका ये मानना था, ये लोग जो कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे जो प्रोविंशनल इलेक्शन में खड़े होने चाहते थे, उनका ये मानना था कि एक बार अगर हम काउंसिल में चले गए ना, तो हम लोग ब्रिटिश पॉलिसी को आसानी से अपोज कर सकते हैं। काउंसिल के अंदर इसे अपोज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि जब ये कोई भी पॉलिसी बनेगा उसी वक्त हम लोग आर्ग्यू करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, इसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन चचा लोग, एक बात याद रखना कि ये लोग जो चाहते थे वो नहीं हो सका, क्योंकि ये जो था वो डेमोक्रेटिक नहीं थे। यहाँ पर सारे एमएलए लोग को बराबर अधिकार नहीं था। तुम सिर्फ नाम के लिए रहोगे, इसलिए रहोगे क्योंकि इंडिया में हमारे खिलाफ विद्रोह ना हो। हम सिर्फ कह सके कि भैया हम तुम्हें भी तो अधिकार दे रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आने के लिए, और क्या चाहिए तुम्हें। ये कहने के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये वाला सिस्टम लाया गया था प्रोविजनल काउंसिल का। तो अब देखो, इसके मोह माया में कौन लोग फंसे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग प्रोविजनल काउंसिल में जाना चाहते थे। ये लोग थोड़े से, इनका एज ज़्यादा हो चुका था, मतलब बूढ़े वगैरह 40-50 के ऊपर के लोग थे ये लोग। इन लोगों ने इलेक्शन में खड़े होने को सोचा। तब तुम्हें कोई ना कोई या तो पार्टी बनाओ या फिर पार्टी को ज्वाइन करना तो पड़ेगा। तो इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाया। ठीक, स्वराज पार्टी बनाई। लेकिन कांग्रेस के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि काउंसिल में जाना नहीं चाहते थे। तो अब क्या हो रहा है, कांग्रेस जो है वो दो हिस्से में बट रही है। अब वर्सेस का स्टार्ट होने वाला है, वर्सेस वाला सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। अब देखो, अब इसमें कुछ यंगर लीडर्स थे, मतलब छोटे थे, युवा थे, ज़्यादा खून उनका खौल रहा था, नया नया खून था। अब उन लोगों का नाम था जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये दो महान लीडर्स थे। अब इन लोगों ने सोचा कि भैया ना ही काउंसिल में जाने से कुछ होने वाला है, क्योंकि ये तो डेमोक्रेटिक है नहीं। ठीक, ट्रूली डेमोक्रेटिक है नहीं, और ना ही शांति वगैरह के चक्कर में वायोलेंट से ही कुछ होने वाला है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें यही करना पड़ेगा कि इन सभी को मार पीट कर, यहाँ से फोर्स कर कर, कैसे भी कर कर इन्हें यहाँ से भगाना होगा। ये लोग थे रेडिकल्स। रेडिकल्स वे लोग थे जो कि शांति वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे और मारपीट में ज़्यादा विश्वास रखते थे। अब ऐसा सिचुएशन में क्या हुआ कि ये जो सिचुएशन है इसमें क्या हो रहा है कि अभी डिबेट का माहौल है, विवाद का। एक दूसरे का बुराई कर रहा है, मतलब कि नहीं हमें काउंसिल में चलना चाहिए, और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू वगैरह बोल रहे हैं कि नहीं काउंसिल में जाने से कुछ होगा नहीं, इसको मार पीट कर भगाना पड़ेगा। गांधी जी बोल रहे हैं नहीं नहीं सब्र करो यार, शांति अहिंसा परमो धर्म। मतलब यहाँ पर क्या है, कलह की भावना और विवाद की भावना स्टार्ट हो गई। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं, वाद विवाद कलह, अब इनसे क्या होने वाला है, भारत की जो राजनीति है फिर से एक नया शेप लेने वाली है। और ये कब लेगी? 1920 के बाद। तो आगे पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है ना कि पहले 1920 के बाद जो भारत पर सबसे पहले इफेक्ट पड़ा था वो था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब ये तो इकोनॉमिक डिप्रेशन तो पूरी दुनिया में छाया था, लेकिन भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा इसको देखेंगे। और ये पूरी दुनिया पर क्यों छाया था भाई? क्योंकि आप सभी को पता है 1914 से 1918 तक लड़ाई हुआ था। ठीक,
1918 से लड़ाई हुआ था, तो 2 साल में क्या नया कुछ थोड़ी हो जाएगा। तो 1920 में भी भारत में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब ये जो दिक्कत थी वो एग्रीकल्चर में क्या थी, देखो एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थे, जो कि खेती के जो दाम मूल्य वगैरह थे, वो धीरे धीरे कर कर गिरने लगे। कब से? 1926 से 1930 तक ये बहुत ज़्यादा इनका प्राइस कम हो गया, क्रॉप्स का प्राइस कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ था, जिससे पूरे दुनिया में लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया था, तो वो अनाज ज़्यादा खरीद नहीं पाते थे। अब ज़्यादा अनाज खरीद नहीं पाते हैं तो किसानों का बिक्री बंद हो जाएगा, और भारत उस वक्त अनाज को एक्सपोर्ट करता था। ऐसे सोचो तब मज़ा आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर लिखा भी, एज द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स फेल, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे, एग्रीकल्चरल गुड्स क्या होते हैं? क्रॉप्स वगैरह, धान गेहूँ, ये सब तो होते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स। इनका जो डिमांड था वो ख़त्म हो गया। एक्सपोर्ट डिक्लाइंड, मतलब जो यहाँ से सामान आयात होते थे, मतलब दूसरे देशों में भेजे जाते थे, वो अब बंद हो गया। अब ये एक्सपोर्ट बंद हो गया, लोग अब एग्रीकल्चरल गुड खरीद नहीं रहे हैं, तो जो किसान है उसको सामान बेचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, अपने फसल को बेचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब फसल नहीं बिकेगा तो उनके पास पैसा नहीं आएगा, तो बच्चा लोग जब पैसा नहीं आएगा तो वो टैक्स कैसे भरेंगे? ये भी तो बात है ना। तो 1930 तक कंट्री साइड के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। एक तो उनके पास ऐसी टेंशन था कि हमारा फसल बिक नहीं रहा है, ऐसे ही खेतों में सड़ रहा है। भाई कोई अकेले कितना खाएगा? खाने का भी एक सीमा होता है। मान लो कि तुम एक साल में 5 बोरी खाओगे, लेकिन खेत से तो एक साल में 50 बोरी 60 बोरी निकलेगा, तो और बाकी सबको तो तुम बेचने ही सोचोगे ना। अगर बेचेगा या तुम्हारा बिकाएगा नहीं और अंग्रेज लोग तुम पर से टैक्स माफ़ करेंगे नहीं, तो दिमाग तो तुम्हारा ख़राब होगा ही ना। तो इसीलिए कंट्री साइड के लोगों का दिमाग ख़राब था, टर्मोइल में थे, गुस्से में थे। अब इसके बाद क्या होता है? अब देखो, अब ये सब इंडिया में हो रहा था, लेकिन अब इंग्लैंड में देखो, तुरंत इंडिया से इंग्लैंड, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं। इंग्लैंड में टॉरी गवर्नमेंट थी। ठीक, अब इंग्लैंड में क्या हो रहा है? इंग्लैंड का भाई हम लोग क्यों पढ़ेंगे? तो देखो यहाँ पर अंग्रेज लोग थे। अंग्रेज लोगों का मुख्य अड्डा कौन सा है जहाँ पर वो लोग पार्टी सार्टी करते हैं? ब्रिटेन है। ठीक, तो ब्रिटेन में टॉरी गवर्नमेंट थी। अब उसको दिखा कि इंडिया में भाई हालात ठीक नहीं हो रहे, लोग गुस्से में आ रहे हैं, कोई यहाँ पर दूसरी पार्टी बनाकर कुछ और करने के फिराक में है, कोई कुछ और करने वाला है, मतलब विद्रोह की भावना आ रही है, ऐसा ब्रिटेन के सरकार ने भांप लिया था। तो अब इसी को ठीक करने के लिए सर जॉन साइमन के अंडर में स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई, जिसको प्यार से हम लोग साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब इसका मेन काम ये था कि तुम लोग जाओ, भारत में जाओ और जाकर देखो कि ये नेशनलिस्ट मूवमेंट क्यों हो रहे हैं, और कुछ हमें सजेशन दो कि हम लोगों को क्या क्या चेंज लाना चाहिए कि जो वहाँ के हालात जो है वो सुधर जाए। ठीक, तो ये तो काफ़ी हद तक सही था, लेकिन इंडियंस के लिए चीज़ हो रहा है, लेकिन इसमें एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था जो कि प्रोविजनल इलेक्शन जीत कर गया था, या फिर कोई भी किसी भी तरह का एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। सब के सब ब्रिटिशर्स थे। तो सोच लो यहाँ पर कुछ ना कुछ करप्शन तो होता है। तो लोग गुस्से में आ गए कि भैया हमारे लिए आ रहे हो, मतलब तुम लोग कुछ ना कुछ छेड़खानी करोगे। बिजनेस करने के लिए आए तो राज करने लगे। यहाँ पर अब चेंज करने आ रहे हो, जांच पड़ताल करने आ रहे हो, तो अब हम लोगों का मार पीट दोगे, काट कूट दोगे। लोगों का ऐसा खतरा मन में पहले से ही आ गया था। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे साइमन कमीशन भारत पहुंचा, ठीक 1928 में, यहाँ पर लोगों ने इसका स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? बड़े बड़े बैनर्स लेकर खड़े हो गए, गो बैक साइमन का नारा लगाने लगे। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, मतलब जो जॉन साइमन का कमीशन था उसी को बोलते हैं साइमन कमीशन, कि साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन, नारा लगाने लगे। ऑल पार्टी, जितने भी पार्टी थे, कांग्रेस को ले लो, मुस्लिम लीग को ले लो, या फिर बहुत सारे लोग जो कि इस डिमॉन्स्ट्रेशन में, मतलब हंगामे में, प्रदर्शन में शामिल हुए थे, सब लोग इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि कोई भी तो शामिल नहीं था ना, साइमन कमीशन में कोई भी शामिल नहीं था, तो सब इसका विरोध ही करेंगे ना। ये होता है कि कांग्रेस का एक आदमी इसमें शामिल होता है तो विरोध नहीं करता, लेकिन कोई शामिल नहीं था। In an effort to win them, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of Dominion status for in India in an unspecified future। अब देखो क्या हुआ कि अब ये जो
चल रहा है हंगामा वगैरह, इस पर विजय पाने के लिए वहाँ का वाइसराय था जिसका नाम था इरविन। ठीक, तो इतिहास अपना लोग का ब्रिटिश लोगों ने लिखा है, तो अपने नामों के आगे उन लोगों ने लॉर्ड लगा लिया, यानी भगवान। घंटा भगवान हो यार तुम लोग, भगवान लगा लिया, तो लॉर्ड इरविन। ठीक, और आज भी हमारे देश में से कुछ बदलाव हुआ नहीं कि सबको लॉर्ड को हटाकर यहाँ पर डॉग कर दे। लॉर्ड इरविन ने था 1929 में, अक्टूबर 1929 में कुछ अनाउंस किया। ठीक, उसने एक ऑफर दिया डोमिनियन स्टेटस का सारे इंडियन लोगों को। उन लोगों ने बोला कि इससे भारत का जो भविष्य है वो सुधरेगा। एक बड़ा सा ठेका लगाया गया, मतलब टेबल लगाया गया, ठीक, कुर्सी लगाया गया, सब लोग बैठकर अब सोचे कि चलो बैठकर बात करते हैं। लेकिन ये जो मीटिंग हुआ, जो भी कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुआ, इससे कांग्रेस के लीडर सेटिस्फाई नहीं हुए, उनको संतुष्टि नहीं मिली। अब देखो कांग्रेस के अंदर में जो रेडिकल्स थे, अब ये रेडिकल्स लिबरल्स क्या आ रहा है, अभी बात ध्यान से समझो। कांग्रेस के अंदर में 3 तरीके के लोग थे, एक रेडिकल्स, दूसरे लिबरल्स और तीसरे मॉडरेट्स। तो जो लिबरल्स लोग थे ना, वो नहीं चाहते थे कि भारत में अंग्रेज का राज रहे, लेकिन वे लोग इसे शांतिपूर्व तरीके से इसको हटाना चाहते थे। ठीक, मॉडरेट्स वे थे जिनको भारत में अंग्रेजों का राज रहने से कोई दिक्कत नहीं था, बस वे ये चाहते थे कि यहाँ पर तुम लोग मनमानी नहीं करो, सबको बराबर राइट दो, इक्वेलिटी दो, ठीक, बराबर राइट दो। और रेडिकल्स वे थे, वो चाहते थे कि ना ही तुम यहाँ पर रहोगे और ना ही तुम्हें हम शांति से भागने के लिए कहेंगे, तुम्हें डंडा से मारकर भगाएंगे। ऐसे लोग थे रेडिकल्स, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह थे। अब ये जो राउंड टेबल मीटिंग खत्म हुआ है, जो यहाँ पर मीटिंग वगैरह डिस्कशन चल रहा था जिसमें कांग्रेस के लीडर सेटिस्फाई नहीं हुए थे, इससे रेडिकल्स लोग जो थे वे और ज़्यादा एसर्टिव हो गए, मतलब और ज़्यादा भाषण बयान वगैरह इधर उधर देने लगे। ठीक, द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स, अब लिबरल्स मॉडरेट्स जो लोग की who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence। अब देखो लिबरल्स और मॉडरेट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो ब्रिटिश के साइमन कमीशन के लोगों ने फ्रेम किया था भारत के लिए, ब्रिटिश का डोमिनियन स्थापित करने के लिए भारत के में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम लाना चाहते थे। अब ये लोग लिबरल्स लोग क्या थे कि ध्यान से भी सुनना, प्रोविजनल काउंसिल में थे। ठीक, तब लोगों को लगने लगा कि भैया ये भी तो संसद भवन में है, ये भी तो पार्लियामेंट में है, लेकिन ये इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों इसको लागू होने दे रहे। आज कुछ भी हो जाता है हम अपने नेता मंत्री को दोष देते हैं ना, दिक्कत उनके लिए हम खड़ी करते हैं ना, उस तो पहला भी तो ऐसे ही होता था ना। तो इस तरीके से लोग लिबरल्स को दोषी मानने लगे, मॉडरेट्स तो उनको भगाना ही नहीं चाहते थे, बस वो चाहते थे कि भैया बराबर राइट दे दो, साथ में रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडरेट्स तो ऐसे ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रख पाए भारत में। तो लिबरल्स और मॉडरेट्स इसीलिए अपना इन्फ्लुएंस, यानी कि अपनी जो रुतबा थी भारत में उन लोगों के बीच में, वो धीरे धीरे कर खोते गए। इसलिए तो मोतीलाल नेहरू, CR दास को, ये सब को अभी भी लोग उतना ज़्यादा नहीं जानता है। दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस। अब देखो दिसंबर 1929 में, ठीक, जवाहरलाल के नेतृत्व में लाहौर में कांग्रेस जो थी, लाहौर कांग्रेस जो कि लाहौर में बनी थी, उसने एक डिमांड खरीद की। क्या डिमांड खरीदी थी? पूर्ण स्वराज, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस। अब भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगा। ठीक, इट वॉज डिक्लेयर डेट, अब इट वॉज डिक्लेयर डेट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एट द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वेर टेक ए प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब देखो, अब इन लोगों ने बोला कि 26 जनवरी 1930 को, ठीक, 26 जनवरी 1930 को कांड होना है। और ये बात कब बोली जा रही है? दिसंबर 1929 में, यानी ठीक 1 से 1.5 महीने के बीच में कुछ ना कुछ घोटाला होना है। अब क्या घोटाला होना है? अब देखो 26 जनवरी 1930 को सभी लोग आएंगे, ठीक, सभी लोग आकर एक कसम खाएंगे कि अब हम इंडिया को पूरी तरीके से आज़ादी दिला कर रहेंगे, ठीक बच्चा लोग। और इस दिन को हम लोग क्या करेंगे कि इंडिपेंडेंस डे के, यानी स्वतंत्रता दिवस के नाम से, इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाएंगे। ओके, कोई दिक्कत? लेकिन आज 15 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन रियलिटी में आज़ाद हुआ था 1947 को, मतलब इससे 17 साल बाद आज़ाद हुआ था हमारा देश।
बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। लेकिन कोई यार ये जो सेलिब्रेशन था, ये जो प्लेज वाला सिस्टम था, इसमें कोई ज़्यादा भाव ही नहीं दिया, कोई इसको ज़्यादा भाव नहीं दिया। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड ए वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इश्यू ऑफ एवरीडे लाइफ। अब महात्मा गांधी सोच रहे थे कि ये जो सेलिब्रेशन है उससे महात्मा गांधी को एक आइडिया आया। देखो, महात्मा गांधी सोच रहे थे कि ये लोग तो सही कर रहे हैं, ठीक, पूर्ण स्वराज की बात सही है, लेकिन इनका तरीका गलत है। ऐसे मतलब एकाएक सबको मार पीट कर कर भगा दिया जाए, ऐसे तो होगा नहीं, इसमें ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, लड़ने के लिए कौन आएगा यार तुम्हारे लिए। अब इसलिए महात्मा गांधी एक ऐसा तरीका खोज रहे थे, एक ऐसा रास्ता खोज रहे थे जिससे ये जो फ्रीडम का स्ट्रगल है इससे बहुत सारे लोग को जुट जाए, बहुत सारे लोगों को जुटा लिया जाए। और ये कैसे होगा, एक ऐसा इश्यू खोजा जाए जिसमें सबको दिक्कत आ रही है, एक ऐसा चीज़ खोजा जिससे सबको दिक्कत आ रही है और वो चीज़ हो वो रोज़ के एवरीडे लाइफ में काम आए। अब जैसे कि देखो, अगर मान लो तुम्हें मान लो कि अगर तुम्हें कपड़ा खरीदना है कोई, ठीक, तो बहुत ज़्यादा दुकान पर भीड़ रहता है, तो चलो एक दिन साल में एक बार कपड़ा खरीदना है, तो आराम से तुम जाओगे, थोड़ा देर भीड़ में रहोगे, आ जाओगे, फिर उस दिक्कत को भूल जाओगे। लेकिन तुम्हें वही सब्जी खरीदने के लिए रोज़ 100-150 आदमी के पीछे लगना पड़ रहा हो, तो रोज़ दिक्कत आएगी। तो ये क्या होगा, ये एक मेजर इश्यू होगा एवरीडे लाइफ का। तो वो ऐसे ही इश्यू को खोज रहे थे जो कि रोज़ के ज़िंदगी में, रोज़ के जीवन में लोगों को दिक्कत दे, और इसके मदद से वे भारत को आज़ाद कर पाएंगे। क्योंकि सब लोगों को दिक्कत आ रही हो तो सब लोग साथ में आएंगे तो क्या होगा, यूनिटी बिल्ड होगी, ठीक। तो अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो सॉल्ट मार्च वगैरह है। तो बच्चा लोग, अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें करना है इस वीडियो को लाइक, ठीक। अगला वीडियो आने वाला है तो कर दो सब्सक्राइब, ताकि तुम इसे बिल्कुल भी मिस ना कर सको। घंटा बजा देना ताकि कोई भी वीडियो आए तो तुम उसे घंटा भी मिस ना कर सको, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। और क्या करते हैं, अभी एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। तुम लोग चाहो तो दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हो ताकि उनके भी पढ़ाई में कुछ मदद हो जाए और तुम्हें एग्जाम में बता सके, और तुम भी बोल सको कि यार मैं ही भेजा था टाइरो हब का वीडियो, तभी तू आज इतना नंबर ला पाया, ओके। और तुम्हारा भी नंबर अच्छा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक।